यदि वो प्रतिशोध की राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि उन्होंने शासन में रहते हुए। नमस्कार, मैं अंशाद एक बार फिर से WPT न्यूज 24 के साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और TMC सीधे आमने सामने हैं। मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुजफ्फराबाद पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति सहानुभूति जताई है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने TMC पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री के लिए सहानुभूति जताई है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी उग्रवादियों को इस कदर पाल रही थी कि अब वो चाह कर भी उनको वापस नहीं कम कर सकती। त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिन तत्वों को बढ़ावा दिया, अब वही तत्व उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। ये वो वाली घटना होती है जो सांप को पालो और बाद में आगे चल के वही सांप आपको काट दे। उन्होंने यह भी कहा कि आज की स्थिति की जिम्मेदार खुद राज्य सरकार की तुष्टीकरण वाला रवैया रहा है, जिस कारण राज्य के कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। अब उनके अनुसार ममता बनर्जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जैसे वो चाह कर भी पिछले किए गए फैसलों को नहीं काट सकती। बहरहाल, और बात करते करते सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यदि वो प्रतिशोध की राजनीति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि उन्होंने शासन में रहते हुए कुछ गलत कार्य किए थे हमारी पार्टी के विरुद्ध। नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें राहुल जी और सोनिया जी मुचलके पे हैं, वो 2013 में रजिस्टर हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। 80 के दशक से 2010 के दशक तक क्या गौरवपूर्ण गाथा है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहने की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ममता जो उनके ऊपर दिख रही है, और इंडी गठबंधन ने जो सेकुलर मौन धारण करके रखा हुआ है, जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे, क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिख रहा है? ममता जी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान वर्तमान समय में देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज कांग्रेस पार्टी देश भर में तथाकथित प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। 2008 में बंद हुआ। 60 साल में उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई? या वो जनता में इतनी अनपॉपुलर हो गई थी वो विरासत कि कोई उसका खरीदार नहीं था? बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपना अखबार खरीदने को तैयार नहीं थे? जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। और 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। सरकारी सपोर्ट तो छोड़िए, प्राइवेट सपोर्ट तो छोड़िए, यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती, या कांग्रेस पार्टी अपने फंड में से खरीदकर कम से कम अपने जिला और मंडल स्तर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती। और मजे की बात यह है कि कौमी आवाज भी नहीं बिका, उर्दू का अखबार, यानी
कौम ने भी आवाज नहीं सुनी, यह अपने आप में शक पैदा करता। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की, ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाए कि यह कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले, और इसीलिए उन्होंने जो जिस कंपनी में खरीदा उसमें उन्होंने पदेन नहीं बनाया। जैसे हमारे यहां कई संस्थाएं हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन उस संस्था का अध्यक्ष होता है, इन्होंने व्यक्ति के अनुसार बनाया। यानी अगर दूसरे ढंग से कहें, अभी वक्फ का बिल पास हुआ है और उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस पर वक्फ वल औलाद का विषय आया था। इन्होंने तो लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी अल औलाद कर दिया, यानी अपनी औलाद के नाम पर कर लिया उस प्रॉपर्टी को। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस नियत पे संदेह सिर्फ हमको नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं को बहुत पहले से था। और आज मैं आपको कोट करना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा है, जो करेस्पॉन्डेंसेस ऑफ सरदार पटेल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा। It is also bound to subject ourselves to the criticism for a manner in which the National Herald is securing assistance from the persons who are associated with the activities of the government. I need hardly add to what I have already told you about this subject. उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय को लेकर आपत्ति है कि यदि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य था, तो सरकार से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वह चीज आपत्तिजनक है। अब आप आइए साहब, और मजेदार बात क्या होती है कि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उनके पत्र का लास्ट बट वन पैराग्राफ है, यह वो जवाब देते हैं सरदार पटेल को 5 मई को ही, 5 मई 1950 सरदार पटेल लिखते हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में नेहरू जी को, और सेम डे नेहरू जी का जवाब जाता है और वो कहते हैं, वी ऑल आर समटाइम्स रिसीव contributions for the charitable funds or like purposes. Should they all be refused or should they be acceptable in the certain circumstances? कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सरकार से भी गैर सरकार से भी, तो हमें लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अब देखिए सरदार पटेल 6 मई को यानी नेक्स्ट डे फिर नेहरू जी को लिखते हैं और वो इसके ऊपर बहुत विस्तार से कहते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। अब उनके सिर्फ मैं 2 वाक्य पढ़ता हूं। एक वो लिखते हैं, एज आई रोट टू यू, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं नेहरू को 6 मई 1950, एज आई रोट टू यू आई लेफ्ट आउट एन अकाउंट कंट्रीब्यूशन विच डिड नॉट कम फ्रॉम दोज हु वर कंसर्न विद द ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट, अदरवाइज माई इंफॉर्मेशन इज दैट द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस एक्चुअली रिसीव्ड वाज सफिशिएंटली लार्ज एंड कवर्ड अदर्स एज वेल। अब आगे सरदार पटेल जो लाइन लिख रहे हैं वो बहुत गंभीर है। द ट्रांजैक्शंस विच आई रेफर्ड टू यू आर ऑफ ए डिफरेंट नेचर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चैरिटी अबाउट इट। जो आप कह रहे हैं कि ये तो भावना हत हो गई कांग्रेस पार्टी की, इसमें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये चैरिटी का विषय नहीं बनता है। अब सुनिए, उसके बाद दिव्य बुद्धि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अब देखिए, इससे बहुत साफ हो जाता है कि जो आज कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भावनात्मक लगाव था, 6 मई 1950 को यानी नेक्स्ट डे सरदार पटेल को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू। लास्ट लाइन क्या है उस पर गौर फरमाइएगा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द हेराल्ड इज ए फेयरली गुड बिजनेस प्रपोजिशन and its preference shares and debentures are not a bad investment. I repeat, as a matter of fact, the Herald is a fairly good business proposition and its preference shares and debentures are not a bad investment. और जो मैं आपको बता रहा हूं, यह मीडिया में पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्र
इसको 2 साल 3 साल पहले अपने आर्टिकल्स और जो उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं उनमें प्रकाशित भी कर चुके हैं। अब आप सोचिए, ये नेहरू जी के जमाने से ही था कि जो निवेश हो रहा है नेशनल हेराल्ड में वो बहुत मुनाफे का हो सकता है, ये गुड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है और इसलिए इसके शेयर या डिबेंचर किसी भी प्रकार से कोई घाटे का सौदा नहीं माने जा सकते। इसका मतलब प्रॉपर्टी, घाटा, मुनाफा, बिजनेस प्रपोजिशन, यह विचार शुरू से था। आज कांग्रेस से यह नैतिक सवाल है कि अचानक आप इसके ऊपर अब वो भावनात्मक और जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिए गए दान या चैरिटी का विषय कैसे करें, जबकि सरदार पटेल कह चुके हैं इसमें चैरिटी ऐसी कोई नहीं। और लास्ट में 10 मई 1950 यानी 4 दिन के बाद सरदार पटेल लिखते हैं, इन व्यू ऑफ द पोजीशन विच हैव टेकन आई फील इट इज यूजलेस टू परस्यू द मैटर। यानी वे एक प्रकार से हताश होकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे इसके लिए परस्यू करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ आई व्यू दीज एक्टिविटीज एंड दैट इज डाउटफुल if in any other province, if I had anything to do with this matter, this position would have been tolerated by me. अब वो कह रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से निराश हो गया हूं तो मैं इस पे पुनः नहीं आना चाहता। अब आप बताइए, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कौन सा त्याग, कौन सा समर्पण, कौन सा योगदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, या ये शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला है तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये ईडी के परव्यू के बाहर है अथवा यह किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जबकि यह विषय 2012 में प्रारंभ हुआ, अक्टूबर 2013 में यूपीए सरकार के शासनकाल में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस प्रारंभ हुआ था एक जनहित याचिका के द्वारा, और इसको लेकर संदेह 1950 से कांग्रेस नेताओं में था। अब दूसरा एक आपको और बहुत रोचक परंतु गंभीर और चिंताजनक उदाहरण, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्री चंद्रभानु गुप्त, उनके संस्मरण जो कि 2021 में प्रकाशित किए गए, जिसका शीर्षक था सफर कहीं रुका नहीं झुका नहीं, नमन प्रकाशन लखनऊ के द्वारा। वो लखनऊ के पानदरीबा क्षेत्र में रहते थे। हम लोग तो, मैं तो खैर बचपन में उनको देखने का भी मुझे अवसर मिला है, मिलने का। अब देखिए, सीबी गुप्ता, द 4th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट्स इन हिज मेमोयर, आई एम सरप्राइज्ड दैट द नेशनल हेराल्ड इज नाउ कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ नेहरू फैमिली. If there is some investigation by an inquiry commission into how the funds were collected for National Herald, there will be a big expose. From the very beginning of the policy of National Herald was to promote Nehru and his daughter. For freedom of press meant attacking whosoever criticized the wrong policies of Nehru family. ये श्री चंद्रभानु गुप्त जो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ये उनका वक्तव्य है, कोट अनकोट हमारा वक्तव्य नहीं है। अब आगे देखिए नेशनल हेराल्ड के बारे में और भी खुलासे वाली बात है। वी ऑल, आगे वो लिखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी आजादी के बाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जिनसे नेहरू जी ने स्टेप डाउन करवा दिया था कि सत्ता का केंद्रीकरण 2 जगह नहीं होना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं ना कि अथॉरिटी वाली बात। अब सुनिए, वी ऑल, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन एंड माई सेल्फ मीन्स सीबी गुप्ता sold shares. 100 shares were bought in the name of Nehru so that he could be named as its director. यानी सीबी गुप्ता क्या कह रहे हैं कि आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश जी, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन और चंद्रभानु गुप्त के शेयर्स को बेचने को कहा गया और 100 शेयर से अधिक जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर लिए गए, उनके द्वारा लिए गए, ताकि वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन सकें। सम मनी वॉज टेकन फ्रॉम कांग्रेस एंड पार्ट केम फ्रॉम द मनी बैग्स गिफ्टेड टू नेहरू एंड अदर लीडर्स. When I started collecting money for that, it was said that I wanted to take control of the paper. Still, I helped the newspaper during the crisis. मुझे लगता है कि अब
इस नेशनल हेराल्ड के केस की कहानी में ईडी की कहानी तो बहुत किनारे हो जाती है। अब तो ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं की जुबानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जुबानी, कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, ये सब के सब प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स ने पिछले कुछ वर्षों में जब ये सब विषय उठा था बाकायदा एनालिसिस करके किए हुए हैं। और ये भी इसके बारे में एक देश के एक बड़े लीडिंग इंग्लिश डेली ने इस सारी चीज को डिटेल में दिया हुआ है, पुस्तकों के रेफरेंस तो है ही। तो अब मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अब सवाल नैतिक है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, यह रोग बहुत पुराना है और यह सत्ता के समय से ही चला आ रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी नेहरू को दोष दे रहे हैं। आज मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, नेहरू को हम दोष नहीं दे रहे हैं। सरदार पटेल ने लिखा है, सीबी गुप्ता ने लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रसाद गुप्ता और श्री प्रकाश जी का रेफरेंस है। कांग्रेस के लोगों को कान खोल के सुनना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण कह रहे थे कि हम लोग मतभेद या ये शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि ये ईडी के परव्यू के बाहर है अथवा यह किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जबकि यह विषय 2012 में प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 2013 में यूपीए सरकार के शासनकाल में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस प्रारंभ हुआ था एक जनहित याचिका के द्वारा। और इसको लेकर संदेह 1950 से कांग्रेस नेताओं में था। अब दूसरा एक आपको और बहुत रोचक परंतु गंभीर और चिंताजनक उदाहरण, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता जो 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्री चंद्रभानु गुप्त, उनके संस्मरण जो कि 2021 में प्रकाशित किए गए, जिसका शीर्षक था सफर कहीं रुका नहीं झुका नहीं, नमन प्रकाशन लखनऊ के द्वारा। वो लखनऊ के पान दरीबा क्षेत्र में रहते थे। हम लोग तो, मैं तो खैर बचपन में उनको देखने का भी मुझे अवसर मिला है, मिलने का। अब देखिए, सीबी गुप्ता, द 4 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट्स इन हिज मेमोयर, आई एम सरप्राइज्ड दैट द नेशनल हेराल्ड इज नाउ कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ नेहरू फैमिली. If there is some investigation by an inquiry commission into how the funds were collected for National Herald, there will be a big expose. From the very beginning of the policy of National Herald was to promote Nehru and his daughter. For freedom of press meant attacking whosoever criticized the wrong policies of Nehru family. ये श्री चंद्रभानु गुप्त जो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, ये उनका वक्तव्य है, कोट अनकोट हमारा वक्तव्य नहीं है। अब आगे देखिए नेशनल हेराल्ड के बारे में और भी खुलासे वाली बात है। वी ऑल, आगे वो लिखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी आजादी के बाद पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, जिनसे नेहरू जी ने स्टेप डाउन करवा दिया था कि सत्ता का केंद्रीकरण 2 जगह नहीं होना चाहिए। आज ये लोग कहते हैं ना कि अथॉरिटी वाली बात। अब सुनिए, वी ऑल, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन एंड माई सेल्फ मीन्स सीबी गुप्ता सोल्ड शेयर्स, 100 shares were bought in the name of Nehru so that he could be named as its director. यानी सीबी गुप्ता क्या कह रहे हैं कि आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश जी, शिव प्रसाद गुप्ता, पुरुषोत्तम दास टंडन और चंद्रभानु गुप्त के शेयर्स को बेचने को कहा गया और 100 शेयर से अधिक जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर लिए गए, उनके द्वारा लिए गए, ताकि वो इस कंपनी में डायरेक्टर बन सकें। Some money was taken from Congress and part came from the money bags gifted to Nehru and other leaders. When I started collecting money for that, it was said that I wanted to take control of the paper. Still, I helped the newspaper during the crisis. मुझे लगता है कि अब
इस नेशनल हेराल्ड के केस की कहानी में ईडी की कहानी तो बहुत किनारे हो जाती है। अब तो ये कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं की जुबानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जुबानी, कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद। और मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, ये सब के सब प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स ने पिछले कुछ वर्षों में जब ये सब विषय उठा था बाकायदा एनालिसिस करके किए हुए हैं। और ये भी इसके बारे में एक देश के एक बड़े लीडिंग इंग्लिश डेली ने इस सारी चीज को डिटेल में दिया हुआ है, पुस्तकों के रेफरेंस तो है ही। तो अब मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अब सवाल नैतिक है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत के साथ खिलवाड़ किया है, यह रोग बहुत पुराना है और यह सत्ता के समय से ही चला आ रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी नेहरू को दोष दे रहे हैं। आज मैं पुनः कहना चाह रहा हूं, नेहरू को हम दोष नहीं दे रहे हैं। सरदार पटेल ने लिखा है, सीबी गुप्ता ने लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव, शिव प्रसाद गुप्ता और श्री प्रकाश जी का रेफरेंस है। कांग्रेस के लोगों को कान खोल के सुनना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण कह रहे थे कि हम लोग मतभेद है और जांच एजेंसियां जो भी अपनी रिपोर्ट दे रही है उसके ऊपर राजनीति न करके उसे न्यायिक और विधिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जो दुर्दांत दुस्साहस उग्रवादी तत्व कर रहे हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ममता जो उनके ऊपर दिख रही है और इंडी गठबंधन ने जो सेकुलर मौन धारण करके रखा हुआ है, यह देश के समाज और लोकतंत्र के लिए यह चुप्पी बहरा करने वाली है। हम बहुत साफ साफ उनसे पूछना चाहते हैं कि अनेक अवसरों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय टिप्पणी कर चुका है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, और आज हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे, क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिख रहा है? जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, मगर हौसले दोनों ही जगह उग्रवादियों के, अतिवादियों के और हिंदू विरोधियों के उतने ही बुलंद हैं, सरहद के इस पार या उस पार। तो मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने संदेश खाली में नोआ खाली की याद पुनर्जीवित करवाई थी। आज जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जिस ढंग से वहां हिंदुओं को पलायन करना है, ये 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन की याद दिलाता है कि एक कुछ एरियाज में डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। और जैसे उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी बैठकर परोक्ष संरक्षण दे रहा था और कांग्रेस भी उसके साथ थी, आज कमोबेश ममता बनर्जी जी की सरकार वही भूमिका निभाती नजर आ रही है। मैं एक पॉइंट में और भी कह देना चाहता हूं कि ममता जी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने इन उग्रवादी तत्वों को इतना सर चढ़ा लिया था कि आज अगर ममता जी यह समझ भी रही हो कि गड़बड़ हो रहा है तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं, वो पूरी तरीके से विवश हो चुकी हैं। इसलिए यह सरकार अब एक प्रकार से अतिवादी उग्रवादी तत्वों के हाथ बंधक हो चुकी है, ममता जी चाहें या ना चाहें। सर, तो साफ ही कह चुकी हैं कि वक्फ कानून को वहां पर इंप्लीमेंट नहीं करने देंगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि एक राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया वो कानून इंप्लीमेंट ना हो पाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ऑल 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट।
कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी स्टेट असेंबली से पारित कानून के को मानने से इनकार नहीं कर सकती, उसी प्रकार कोई भी राज्य सरकार केंद्र के द्वारा पारित कानून को मानने से इनकार नहीं कर सकती। अगर कोई यह कहता है, इसका मतलब वो संविधान को जेब में रखता है, और मोदी जी की सरकार संविधान को दिल में रखती है, जेब में नहीं। और ये जेब में रखने वाले लोग, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को भी अपनी बपौती समझ रखा था, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब वो ये आके कहते थे, जैसे वो बादशाही जमाना होता है, जिस इलाके पे उंगली कर दी बस वो आपका हो गया, नाजिशे लोहे करम साहिबे आलम हुक्मराने वक्त वली हैद सल्तनत, उस मानसिकता से बाहर निकलिए और बाबा साहब के संविधान के अनुसार अगर आप उसको मानने से इनकार करते हैं, इंडी गठबंधन और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, इसका मतलब बाबा साहब के संविधान का सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोर्ट में भी ये लोग इसी प्रकार की दलील दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये मुस्लिम्स का मामला है। मैं आपको एक कोट बोल रहा हूं, सिंस द मैटर इज रिलेटेड टू द मुस्लिम्स एंड मुसलमान, सो देयर वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी अराइजेज। आपको यही लगे ना ये कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है, या अभी हाल में पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में बोला होगा। नहीं साहब, यह अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वक्फ के समर्थन में बोला था। सेम वर्ड वही 1913 से 2025, और वैसे ही कांग्रेस जिसने 1906 में इसी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वक्फ वाला औलाद जो 1894 में प्रीवी काउंसिल के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था, उसको कहा था गलती हुई है, और जिन्ना के प्रभाव में आकर उसका समर्थन किया था। तो वक्त बदला है, वक्फ पे ख्यालात नहीं बदले। So Mamata Banerjee met the ulemas, Muslim parents, but she did not meet the victims of the families of the fathers who were killed, or the people who have moved from Malda to Murshidabad, from Murshidabad to Malda. There is nothing new about it. It is the SOP of the Mamata government. Standard operating procedure to meet the ulemas and not to meet any other real victims.